अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के कुछ और ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। पहले मैं वेरिएबल कॉस्ट पे दोबारा से आता हूँ। लेट से हमें बेसिक वेरिएबल कॉस्ट तो मालूम है। लेट से कि एक कंपनी अगेन कार्स बनाती है और कार्स में जो है वो टायर्स लगते हैं, और टायर्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है या टायर्स की जो कॉस्ट है, एक गाड़ी में टायर लगते हैं 25 रुपये के, तो मैंने लिख दिया 25 पर यूनिट। ठीक है। अब लेट से कुछ मंथ्स हैं, जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनके मैं लिख देता हूँ यूनिट्स। मैं साथ में लिख देता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और मैं लिख देता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेट से जनवरी में मैंने 0 गाड़ियां बनाई। एक गाड़ी पे 25 रुपए के टायर्स लगते हैं, लेकिन टोटल मेरा जो टायर्स का खर्चा हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? एक भी गाड़ी नहीं बनाई तो 0 रुपए का हुआ होगा। फैब में मैंने एक गाड़ी बनाई, एक टायर पर 25 रुपये, एक गाड़ी पर 25 रुपये का टायर्स का खर्चा लगता है, तो टोटल खर्चा मेरा 25 रुपये हुआ होगा। मार्च में मैंने 2 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी पे 25 रुपये के टायर्स लगते हैं, तो 2 गाड़ी पे टोटल 50 रुपये के टायर्स लगे होंगे। अप्रैल में 3 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी पर अगर 25 रुपये के टायर्स लगते हैं तो 3 गाड़ियों पे टोटल 75 के टायर्स लगे होंगे। मई में मैंने 4 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी पे 25 रुपये के टायर्स लगते हैं, तो टोटल 100 रुपये के टायर्स लगे होंगे। और जून में मैंने 5 गाड़ियां बनाई, एक गाड़ी पे 25 के टायर्स लगते हैं, तो टोटल 125 रुपये के टायर्स लगे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक ग्राफ आपका होता है यूनिट्स का, यानी कि ए, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, और दूसरा ग्राफ आपका होता है यूनिट्स का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये दोनों ग्राफ्स हम बनाते हैं। अगर मैं यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा, ज़रा देखते हैं। ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। यहाँ पर मैं यूनिट्स लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख देता हूँ। यानी कि मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो a का और b का ग्राफ बना रहा हूँ। 0 यूनिट्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, और लेट से ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है। अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, मैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का और यूनिट्स का ग्राफ बनाऊंगा, तो मुझे पता है कि भाई 0 यूनिट्स जब मैं बनाता हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है। मैं 1 यूनिट बनाता हूं तो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है। मैं 2 चीज़ें बनाता हूं तो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 है। मैं ए का, यानी कि इसका, और बी का, इसका ग्राफ बना रहा हूं। मैं 3 यूनिट्स बनाता हूं तो भी मेरी वेरिएबल कॉस्ट 25 है पर यूनिट, और इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की तरह बनता है। ये आपको ये बताता है कि एक गाड़ी पर, एक कार पर कितने रुपए के टायर्स लग रहे हैं या पर यूनिट कॉस्ट क्या है, और वो हमेशा 25 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 कार्स बनाते हो तो टोटल खर्चा 50 है, लेकिन एक गाड़ी पे 25 रुपए का खर्चा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 गाड़ियां बनाते हो तो टोटल खर्चा 75 है, लेकिन एक गाड़ी पर तो 25 रुपए का खर्चा हुआ। और एक ग्राफ होता है ए और सी का ग्राफ। अब मैं वो ग्राफ बना देता हूं। मैं अगेन एक जगह पर यूनिट्स लिखता हूं। यूनिट्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो मैं इस चीज़ का और इस चीज़ का ग्राफ बना रहा हूं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 0 यूनिट्स पर, यानी कि अगर एक भी गाड़ी नहीं बना रहा तो टायर्स का खर्चा कितना होगा? 0 होगा। अगर एक गाड़ी बनाऊंगा तो टायर्स का टोटल खर्चा कितना होगा? 25 रुपए होगा। अगर 2 गाड़ियां बनाऊंगा
टोटल, तो टोटल टायर्स का खर्चा कितना होगा? 50 रुपये होगा। यानी कि ये वही वाला ग्राफ है जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा भी था, और ये ग्राफ इस तरह से अपवर्ड स्लोपिंग या ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि 3 यूनिट्स पर अब ये हो जाएगा 75, इसी तरह से 4 यूनिट्स पर हो जाएगा 100 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल कॉस्ट के ग्राफ बन सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट हर वो कॉस्ट है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज होती रहे। इसी तरह से फिक्स कॉस्ट के भी 2 ग्राफ्स हैं, उन दोनों ग्राफ्स को भी देख लेते हैं। फिक्स कॉस्ट में भी अगेन हमारे पास यूनिट्स, एक जगह पर यूनिट्स लिख देते हैं, एक जगह पर फिक्स कॉस्ट लिख लेते हैं, और फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं रेंट ऑफ फैक्ट्री। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में 0 यूनिट्स बनाए, फेब में 1 यूनिट बनाया, मार्च में 2 यूनिट्स बनाए, अप्रैल में 3 यूनिट्स बनाए, मई में 4 यूनिट्स बनाए, और जून में 5 यूनिट्स बनाए। और मेरी टोटल जो रेंट की अमाउंट थी हर महीने की वो 100 रुपये थी, बिकॉज ये एक फ़िक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती है, हमने एक फ़िक्स अमाउंट पे करना होता है। अब ये ए है, ये बी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये सी अगर है तो ये सी कैलकुलेट कैसे होगा? ये सी कैलकुलेट होगा एज बी डिवाइडेड बाई ए, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, जो पहली वैल्यू है उसके लिए ये अनडिफाइंड होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेडियंट्स पढ़ रहे होंगे। दूसरी कंडीशन में या फैब में क्या होगा? भाई तुमने 100 रुपये का रेंट का खर्चा किया और एक गाड़ी बनाई, तो 100 डिवाइडेड बाई 1 100 रुपये। मार्च में क्या होगा? 100 रुपये का खर्चा किया और 2 गाड़ियां बनाई, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 50, यानी कि एक गाड़ी के हिस्से में 50 रुपये का खर्चा आता है। अप्रैल में आपने 100 रुपये का खर्चा किया और 3 गाड़ियां बनाई, 100 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 33.33, एक गाड़ी के हिस्से में 33.33 का हिस्सा आता है। अप्रैल के बाद मई में आपने 100 रुपये का खर्चा किया और 4 गाड़ियां बनाई, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4, एक गाड़ी के हिस्से में 25 रुपये का खर्चा आता है। जून में 100 रुपये का खर्चा किया, 5 गाड़ियां बनाई, 100 डिवाइडेड बाई 5 20 रुपये, यानी कि एक गाड़ी के हिस्से में 20 रुपये का खर्चा आता है। अगेन एक ग्राफ तो हमारे पास इस ए का और इस बी का ग्राफ है, और अगर ये ग्राफ मैं बना दूं तो ये ग्राफ वैसा ही होगा जैसे हमने पहले अभी बनाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। एक जगह पर हमारे पास यूनिट्स होंगे, एक जगह पर हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी। आप 0 यूनिट्स बनाओ, आप 1 यूनिट बनाओ, आप 2 यूनिट्स बनाओ, आप 3 यूनिट्स बनाओ, या आप 4 यूनिट्स बनाओ, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 100 रुपये ही रहेगी। अगर ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है और ये 100 है, तो हम 100 पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये ग्राफ हमने बनाया है ए और बी का ग्राफ। इसी तरह से एक ग्राफ बनाया जाता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, जो कि हमारा यहाँ पर जिसमें यूनिट्स आते हैं, यहाँ पर जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 यूनिट पर 100 रुपये है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 यूनिट्स पर 50 रुपये है, 3 यूनिट्स पर 33.33 है, 4 यूनिट्स पर 25 है, 5 यूनिट्स पर 20 है। इसका कुछ ग्राफ अगर ठीक से बनाया जाए तो कुछ यूं बनता है। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है, ठीक है, यानी कि ये ए का और सी का ग्राफ है। इसके बाद हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को दोबारा से देखते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट या मिक्स कॉस्ट में हमने ये कहा था कि कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, लेट्स से के इलेक्ट्रिक का बिल है, और के इलेक्ट्रिक वालों ने ये कहा हुआ है कि भाई हम आपसे लाइन रेंट लेंगे एक तो,
लाइन रेंट होगा 50 रुपये, ये तो हम आपसे वसूल करेंगे ही करेंगे हर सूरत। और पर यूनिट हम आपसे 10 रुपये भी लेंगे। 50 रुपये का लाइन रेंट है, लाइन रेंट तो हम आपसे हर सूरत लेंगे, बिजली चलाओ ना चलाओ हम 50 रुपये लेंगे। और जितने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करोगे हर यूनिट के अगेंस्ट हम आपसे 10 रुपये भी चार्ज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल 4 महीने के उसके बिल्स देख लेते हैं। लेट से जनवरी में उसने जो है ना एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, जनवरी में उसने एक भी यूनिट बिजली का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका जो बिल होगा या इसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 50 रुपये। क्यों 50 रुपये होगी? इसलिए 50 रुपये होगी बिकॉज के इलेक्ट्रिक ने ये बोला हुआ है हम आपसे 50 रुपये तो हर हाल में चार्ज करेंगे। फैब के महीने में अगर ये एक यूनिट बिजली का इस्तेमाल करता है तो इसका जो बिल आएगा वो होगा 50 + 10 × 1 यानी कि 60 रुपीज़। मार्च में अगर ये 2 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करता है तो इसका टोटल बिल होगा 50 + 10 × 2 10 × 2 यानी कि 20 + 50 = 70। अप्रैल में अगर ये 3 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल करता है तो इसका बिल होगा 50 + 10 × 3 यानी कि 80। और अब अगर मैं इसका टोटल का ही ग्राफ बना दूं, एक ग्राफ बना देता हूं, 2 ग्राफ की अभी ज़रूरत नहीं है, तो एक जगह पर मैं यूनिट्स लिखूंगा, ठीक है ना, और एक जगह पर मैं कॉस्ट लिखूंगा। 0 यूनिट्स पर कॉस्ट कितनी है? 50। फिर 1 यूनिट पर कितनी है? 60। 2 यूनिट्स पर कितनी है? 70। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। 3 यूनिट्स पर कितनी होगी? 80 यानी कि एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही होगी। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बन रही होगी। चले जी, अब और डिटेल में जाते हैं। अब हमने ये देख लिया कि भाई प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट होता है एज सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और हमने ये देख लिया कि भाई कॉस्ट की जनरली 2 टाइप्स होती हैं। जनरली जो है ना वो 2 टाइप्स होती हैं कॉस्ट की, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो सर सेमी वेरिएबल भी तो होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हम उसको उसके फिक्स्ड और वेरिएबल हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। अभी आप क्या करो, फॉर टाइमिंग आप यूं समझ लो, देखो मैं ये कह रहा हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट लेते हैं। तो अभी फॉर टाइमिंग आप यूं ही समझ लो कि यार कॉस्ट जो है ना उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल 2 टाइप्स हैं। ऑल्दो सेमी वेरिएबल भी एक चीज़ है। सेमी वेरिएबल में क्या होता है, कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है और कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है, लेकिन आगे जाकर हम ये पढ़ेंगे कि हम इसके फिक्स हिस्से को इस फिक्स हिस्से में शामिल कर सकते हैं और इसके वेरिएबल हिस्से को इस वेरिएबल हिस्से में शामिल कर सकते हैं। फॉर टाइमिंग आप समझ लो कि कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड और वेरिएबल 2 हिस्सों पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं ऐसा समझ लूँ तो भाई मेरा जो प्रॉफिट होगा उसके लिए मैं ये भी कह सकता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू, जो हमने पढ़ लिया कि क्या है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। बिकॉज आपने कॉस्ट को माइनस करना था ना, आप सारे खर्चों को माइनस करते हो तो आप सारे वेरिएबल खर्चे भी माइनस कर दो, सारे फिक्स खर्चे भी माइनस कर दो, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ना, अगर सेल्स रेवेन्यू में से आप सारे खर्चे माइनस कर देते हो। लेकिन सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा? देखो मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि जब मैं इस फिक्स की बात कर रहा हूँ तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स वाला हिस्सा इसमें शामिल है। जब मैं इस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल वाला हिस्सा इसमें शामिल है, और ये हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे हम इसको शामिल करते हैं। लेकिन फॉर मोमेंट इस वेरिएबल और फिक्स में सेमी वेरिएबल भी शामिल है, उसका फिक्स्ड हिस्सा फिक्स कॉस्ट में और उसका वेरिएबल हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट में शामिल है। अब लेट्स से एक कंपनी है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस की डेफिनेशन बिल्कुल शुरू में पिछले वीडियो लेक्चर के बताई थी। सेलिंग प्राइस है 25 पर यूनिट। एक यूनिट जो है ना वो 25 रुपए का बिकता है, तो सेलिंग प्राइस हो गई 25 पर यूनिट। इसकी एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और वो है 15 पर यूनिट। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल टायर्स की कॉस्ट, और इसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है 100। फॉर एग्जाम्पल रेंट,
अब अगर लेट से साल 2018 में इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के 20 यूनिट्स बेचे, तो सेल्स रेवेन्यू कितना होगा पहले ये बताओ। 20 यूनिट्स अगर कंपनी बेचेगी और एक यूनिट 25 का बेचती है तो 25 इंटू 20 इज 500, ठीक है ना। 25 इंटू 20 इज 500, एक यूनिट 25 का बिकता है, 20 यूनिट्स बेचेगी तो 500, यानी कि ये चीज हो गई। अब इसमें से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है भाई? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 15। तो 20 यूनिट्स की कितनी हुई? 20 इंटू 15 इज 300। अब इसको जरा नेट ऑफ करो, यानी कि सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, यानी कि इतना काम हमने कर लिया। कितना? सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस किया हमने पहले? वेरिएबल कॉस्ट। तो 500 माइनस 300 200 बच जाता है। ये प्रॉफिट है? नहीं, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट के लिए इसमें से अभी भी क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 100 रुपए। यानी कि अब ये चीज भी माइनस कर दी, तो भाई प्रॉफिट कितना बच गया? 200 में से 100 माइनस करते हैं अगर, तो 100 रुपए का प्रॉफिट बच गया। इसी तरह से लेट से अगला साल आया, यानी कि साल 2019 में कंपनी ने फॉर एग्जांपल कंपनी 10 यूनिट्स बेच पाई, तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा? 25 रुपए का एक यूनिट बेचती है, 25 रुपए का एक यूनिट बेचती है। 25 इंटू 10 इज 250। उसमें से फिर माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 15 इंटू 10 इज 150। बच कितना गया? 250 माइनस 150 इज 100। ये हमने कौन सा वाला काम किया? ये हमने इतना काम किया, सेल्स रेवेन्यू में से पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। अब क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है? कुछ भी नहीं, 0। इसके बाद आ गया साल 2020। लेट से साल 2020 में कंपनी जो है वो सिर्फ 5 चीजें या 5 यूनिट्स बेच पाई। अगर 5 यूनिट्स कंपनी बेच पाएगी, एक 25 का बेचती है, तो 5 चीज़ों के हो गए 125 रुपये। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, 15 इंटू 5 यानी कि 75। अब 125 में से अगर मैं 75 या 75 माइनस करता हूँ, 50 बच जाता है। 100 की अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूँ तो नेगेटिव 50 आता है। ठीक है, मैं हमेशा करके आ रहा हूं, मैं सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं, जो आंसर आता है उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूं। अच्छा, एक चीज और यहां पे हाईलाइट करूंगा, देखो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। इस चीज को एक और नाम दिया जाता है, और सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट वाली अमाउंट को नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट से जो अमाउंट बच जाती है उसको नाम दिया जाता है कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लाइन है कंट्रीब्यूशन की। ये जो 200, 100 और 50 लिखा हुआ है ये कंट्रीब्यूशन है। 2018 में कंपनी जब 20 यूनिट्स बेच रही थी तो मुनाफा या प्रॉफिट कमा रही थी। 2019 में ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था, और 2020 में कंपनी को 50 रुपए का लॉस हो रहा था। कंट्रीब्यूशन की कुछ कंडीशंस याद रखना। अच्छा, ये सिंबल कभी भी मैथ्स में यूज हो तो ये वाला सिंबल होता है ग्रेटर देन का, और अगर ये वाला सिंबल यूज हो रहा हो तो ये सिंबल होता है लेस देन का सिंबल। याद कैसे रखना है? जो लेस देन का सिंबल है उसको याद रख सकते हैं हम। इस सिंबल को हम याद रख सकते हैं कि ये लेस देन का है, तो ग्रेटर देन का खुद ही याद रहेगा, वो ऐसे। ये सिंबल है LESS, लेस, ऐसा ही सिंबल है ना। तो ये है लेस देन का सिंबल, लेस देन, और ऊपर वाला सिंबल क्या है? ग्रेटर देन का।
अब देखो कंपनी, कुछ बातें दिमाग में बैठा लो, देखो कंपनी कभी भी प्रॉफिट में होती है ना, अगर कंपनी को कभी भी प्रॉफिट है तो एक कंडीशन याद रखना, कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन फिक्स्ड कॉस्ट। जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है तो कंपनी के कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कंपनी के फिक्स कॉस्ट की वैल्यू से ज़्यादा होती है। यहां से प्रूव हो रहा है कंपनी की कंट्रीब्यूशन है 200, जो कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट 100 से ज़्यादा है। दूसरा वाला केस, ये तो प्रॉफिट वाली कंडीशन थी ना कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो क्या होता है। दूसरा वाला केस, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है तो कंपनी की कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। देखो 100 रुपए की कंट्रीब्यूशन है, 100 रुपए की फिक्स कॉस्ट है, कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना फायदा हो रहा हो ना नुकसान हो रहा हो, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे कंपनी को ना फायदा हो रहा होगा ना नुकसान हो रहा होगा। तीसरा वाला केस, कंट्रीब्यूशन इज लेस देन फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि तुम अगर इस तीसरे वाले केस में देखते हो कि कंट्रीब्यूशन की अमाउंट 50 है जो कि लेस देन है, कम है, देन फिक्स कॉस्ट के मुकाबले में कम है, और इस केस में कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को तुम समराइज कर सकते हो, कभी भी कंट्रीब्यूशन ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट, कभी भी कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी तो ब्रेक इवन, और अगर कम होगी तो लॉस, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल को अच्छे से कॉपी कर लेना, मैं इसी एग्जाम्पल को मजीद कंटिन्यू करूंगा। देखो अब हमें यह पता चल गया कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखते हो, आप कोई भी केस देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये पहला केस देखते हो, कंट्रीब्यूशन ये जो 200 रुपए ये कैसे निकले, सेल्स रेवेन्यू जो कि 500 का था, 20 यूनिट्स में बेच रहा था तो 500 का सेल्स रेवेन्यू था, माइनस 300 की वेरिएबल कॉस्ट थी जब मैं 20 यूनिट्स बेच रहा था, तो 500 में से 300 माइनस किए मैंने तो मेरी कंट्रीब्यूशन आ गई। और इसी तरह आगे भी बढ़, फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस की सेकेंड केस की बात करो, सेल्स रेवेन्यू 250 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 150, 250 में से 150 माइनस किया, 100 रुपीज की कंट्रीब्यूशन आ गई। एंड इसी तरह से थर्ड केस में वह सेल्स रेवेन्यू 125 माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 75, 125 में से 75 माइनस किया तो 50 रुपीज की कंट्रीब्यूशन आ गई, ठीक है ना। दिस इज कंट्रीब्यूशन या टोटल कंट्रीब्यूशन, ये एक फॉर्मूला आपको पता चल गया। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपको पता चल गया भाई, ये तो आप नोट कर लो अपने पास। अच्छा, इसी तरह से एक और चीज है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट मुझे कितनी कंट्रीब्यूशन देता, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं सेलिंग प्राइस एक यूनिट कितने का बिकता है माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करता हूं। यानी कि फॉर एग्जांपल इस ऊपर वाले डेटा के हिसाब से अगर कोई मुझसे ये पूछे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है, तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 25, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 15, तो मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगी 25 माइनस
15, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी 10। इसको हम शॉर्ट में CPU कहते हैं। क्या है ये? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि ऊपर वाले डेटा के हिसाब से 10 रुपये आ रही है। देखो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि एक यूनिट कितने रुपए की कंट्रीब्यूशन कमा कर देता है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। और ये जो ऊपर था ये क्या था? टोटल कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल ये जो 200 रुपये है ये क्या एक यूनिट की है? नहीं। कितने यूनिट्स की है? 10 यूनिट्स की। हाँ, एक और चीज़ हम कह सकते हैं वो ये है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट multiplied by number of units. Total contribution is equals to contribution per unit, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन multiplied by number of units. अब फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो है 10। हम ऊपर वाला कोई भी केस यूज कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, और जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है उसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट करी? 10। तो आप ये रो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10, पहले वाले केस में कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 20। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 20, टोटल कितना आएगा? 200। दूसरे वाले केस में कितने यूनिट्स बेच रहे हो? 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 10, टोटल आंसर कितना आएगा? 100। देखो 100 ही आ रहा। या तीसरे वाले केस में 5 यूनिट्स बेच रहे हो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि 5, कितना आया टोटल? 50। तो देखो ये 50 आ रहा। ठीक है। तो अब यहां तक जितनी भी चीज़ें करी उसको जो है वो अच्छे से आप लोग देख लो, ताकि फिर हम मज़ीद आगे की चीज़ें भी डिस्कस करते रहें। बहुत शुक्रिया।